नमस्कार, स्वागत है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025। नमस्कार। आज हमारे सामने जो सुर्खियां हैं वो एक अजीब विरोधाभास दिखा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ शांति और तरक्की के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, यूक्रेन में शांति वार्ता की बातें, भारत में एक स्टार्टअप का हजारों करोड़ का आईपीओ। और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। वही है, अधूरी शांति शर्तें, जहरीली हवा। तो आज हम इन्हीं खबरों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सच में समस्याओं को सुलझा रहे हैं या सिर्फ सतह पर पैबंद लगा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच मारे लागो में एक बैठक हुई है। हाँ। इसके बाद माहौल काफी पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि शांति पहले से कई ज्यादा करीब है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा उलझन में हूं। ज़ेलेंस्की का शांति प्रस्ताव तो है, लेकिन जमीन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा तो वैसा का वैसा ही है। तो फिर इस सकारात्मक माहौल का आधार क्या है? क्या ये सिर्फ दिखावा है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। अच्छा। बाहर से देखने पर लगता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन असलियत में दोनों पक्ष अपनी सबसे बड़ी मांग पर अड़े हुए हैं। और वो मांग क्या है? ट्रंप के प्रस्ताव में साफ है कि यूक्रेन को डॉनबास क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ना होगा, जो उसके कुल एरिया का लगभग 20% है। 20%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यह यूक्रेन की आज़ादी और उसके अपने फैसले लेने के हक का सवाल है, जिसके लिए ज़ेलेंस्की कभी तैयार नहीं होंगे। दूसरी तरफ क्रेमलिन भी साफ कह चुका है कि जमीन पर कब्जा किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। तो ये तो एक डेडलॉक हुआ। बिल्कुल। तो ये ऐसा है जैसे दो लोग घर बनाने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं है कि जमीन किसकी होगी। तो वैसे प्रगति कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसी कहानी में एक और एंगल है। ज़ेलेंस्की मारे लागो के बाद सीधे कनाडा पहुंचे। हाँ, और वहाँ प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने यूक्रेन के लिए $2.5 बिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया। एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ जंग के लिए और पैसा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? देखिए, ये कूटनीति का एक क्लासिक दांव है। अच्छा, कैसे? शांति वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आपको यह दिखाना पड़ता है कि आपके पास लड़ते रहने के लिए हिम्मत और साधन दोनों हैं। तो ये एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। कनाडा की ये मदद असल में ज़ेलेंस्की को बातचीत की मेज पर ज्यादा ताकत देती है। ये रूस को एक संदेश है कि यूक्रेन अकेला नहीं है और लंबे समय तक लड़ सकता है, ताकि रूस अपनी शर्तें नरम करें। हाँ, कि उनको अपनी शर्तें नरम करनी पड़ सकती हैं। तो जो चीज़ विरोधाभासी लगती है, वो असल में उसी शांति प्रक्रिया को मजबूत करने की एक रणनीति है। ये दिखाना कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम लड़ने से डरते भी नहीं हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये मदद शांति प्रक्रिया का हिस्सा है? कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि इस तरह की फंडिंग असल में युद्ध को और लंबा खींचने का काम करती है। ये एक बहुत ही वैलिड बहस है और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ। एक नजरिए से देखें तो ये यूक्रेन को अपनी रक्षा करने और एक बेहतर डील हासिल करने में मदद करता है। दूसरे नजरिए से ये संघर्ष को और लंबा खींच सकता है, जिससे और ज्यादा तबाही होगी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। तो यूक्रेन में जहां दुनिया की बड़ी ताकतें उलझी हुई हैं और समाधान दूर लग रहा है, वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में दो पड़ोसी देशों ने दिखाया है कि जब स्थानीय शक्तियां जिम्मेदारी लेती हैं तो नतीजा कितना अलग हो सकता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर हुआ है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से उनकी सीमा पर बहुत भयानक लड़ाई चल रही थी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 100 से ज्यादा? और करीब 5 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बाप रे। 27 दिसंबर को हुए इस समझौते की शर्तें भी काफी साफ है। डील ये हुई कि दोनों तरफ से गोलीबारी और मिलिट्री एक्शन फौरन बंद होंगे, सिविलियन इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और थाईलैंड 72 घंटों में पकड़े गए 18 कंबोडियन सैनिकों को रिहा करेगा। ये तो ठोस कदम लग रहे हैं, लेकिन ऐसी डील्स तो पहले भी होती हैं जो टूट जाती हैं। इसमें अलग क्या है? इसमें सबसे खास बात है निगरानी का मैकेनिज्म। यहाँ पर आसियान के पर्यवेक्षक निगरानी करेंगे। एक मिनट, सुनने वालों के लिए साफ कर दें कि आसियान क्या है। हाँ, ये जरूरी है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए काम करता है। अच्छा। इस मामले में आसियान का दखल देना एक बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि जब पड़ोसी देश मिलकर अपने विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो वे इसे असरदार तरीके से कर सकते हैं। ये यूक्रेन के ठीक उलट है। बिल्कुल।
जहां बड़े ग्लोबल प्लेयर्स शामिल हैं और पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल हो गई है। वैसे इस पर राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आया है जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ही असली संयुक्त राष्ट्र है। ये बयान टिपिकल ट्रम्पिज्म है। हाँ, इसमें अमेरिका को दुनिया के केंद्र में रखने की सोच साफ दिखती है, लेकिन मजाक से हटकर ये एक गंभीर संकेत है कि अमेरिका शायद यूएन जैसे ग्लोबल संस्थानों से दूर जा रहा है और खुद ही दुनिया के पुलिसमैन की भूमिका निभाना चाहता है। ये एक ऐसा वर्ल्ड व्यू है जिस पर दुनिया के कई देशों को आपत्ति हो सकती है। निश्चित रूप से। तो हमने देखा कि कैसे देशों के बीच संघर्ष चल रहा है, लेकिन कई देशों में अंदरूनी लड़ाइयां भी उतनी ही गंभीर हैं। नाइजीरिया में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन और ब्राजील में तख्तापलट की पुरानी साजिश, ये दोनों दिखाते हैं कि एक देश के अंदर स्थिरता बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। पहले नाइजीरिया की बात करते हैं। अमेरिकी सेना ने क्रिसमस के दिन 25-26 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस के ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। अच्छा। 12 से ज्यादा टमोहक मिसाइलें और 16 ड्रोन इस्तेमाल हुए। ट्रंप के मुताबिक ये हमले उन आईसिस ग्रुप्स पर थे जो मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को मार रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये ऑपरेशन नाइजीरियाई सरकार की सहमति से किया गया था। हाँ, यही पॉइंट है। तो इसमें समस्या क्या है? अगर मेजबान देश खुद मदद मांग रहा है तो समस्या संप्रभुता और लॉन्ग टर्म असर की है। देखिए, किसी भी देश में विदेशी सेना का ऑपरेशन हमेशा मुश्किल सवाल खड़ा करता है। क्या इससे स्थानीय सरकार कमजोर होती है? क्या इससे उस देश में अमेरिका विरोधी भावनाएं बढ़ती हैं? आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, लेकिन ये तरीका अक्सर अपने साथ नई मुश्किलें लेकर आता है। और ऐसा ही एक अंदरूनी संघर्ष ब्राजील में भी चल रहा है। हाँ। हालांकि वहां लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। हाँ, वहां 2022 में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा की गई तख्तापलट की साजिश की परतें अब खुल रही हैं। और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ, 10 और लोगों को नजरबंद किया गया है। इनमें से एक पूर्व पुलिस प्रमुख तो नकली पासपोर्ट पर पैराग्वे भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसमें नए चुने गए राष्ट्रपति लूला और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की हत्या की प्लानिंग भी शामिल थी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ चुनाव के दिन नहीं होती, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो वैश्विक मंच पर उथल-पुथल के बाद अब भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ भी एक अलग तरह की हलचल है, खासकर अर्थव्यवस्था में। हाँ, और बहुत बड़ी हलचल है। क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न ज़ेप्टो ने 11,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए अर्जी दी है। और ये भारतीय स्टार्टअप दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। उनकी योजना 2026 के मध्य तक शेयर बाजार में लिस्ट होने की है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत का सबसे कम उम्र का वीसी फंडेड स्टार्टअप होगा जो पब्लिक हुआ है। ये एक नया रिकॉर्ड होगा। वाह। और कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन $7 बिलियन है। और पिछले साल उनका रेवेन्यू 129% बढ़ा है। ये आंकड़े कमाल के हैं। यहाँ एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है, गोपनीय मसौदा या कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग। इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मल आईपीओ से अलग कैसे है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनी अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी पब्लिक किए बिना मार्केट रेगुलेटर सेबी से बातचीत कर सकती है। मतलब पर्दे के पीछे? हाँ, एक तरह से। वे अपनी तैयारियों पर फीडबैक ले सकते हैं। अगर बाजार के हालात खराब हो या सेबी को कोई बड़ी आपत्ति हो तो वो चुपचाप अपना आईपीओ प्लान वापस ले सकते हैं बिना किसी नेगेटिव पब्लिसिटी के। तो ये स्टार्टअप्स के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, जो उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि भारत में अब कंज्यूमर की आदतें कितनी बदल गई हैं। 10 मिनट में ग्रोसरी की उम्मीद अब नॉर्मल हो गई है। हाँ, ये तो है। ये आईपीओ बताएगा कि इन्वेस्टर्स इस नए सुपरफास्ट भारत पर कितना बड़ा दांव लगाने को तैयार हैं। सही कहा। और मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ग्लोबल बैंकों का इस आईपीओ को मैनेज करना दिखाता है कि दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं को इस कहानी पर भरोसा है। लेकिन एक तरफ आर्थिक तरक्की की ये ऊंची उड़ान है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण की एक गंभीर जमीनी हकीकत, खासकर दिल्ली में। हाँ, और ये हकीकत बहुत डरावनी है। 27 दिसंबर को दिल्ली की हवा फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। AQI 350 के पार था, जो बहुत खराब माना जाता है। और कुछ इलाकों में तो ये 400 के भी पार, यानी गंभीर श्रेणी में था। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि लाखों लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 700-800 मीटर तक गिर गई, जिससे ट्रेनें लेट हुई, फ्लाइट्स पर असर पड़ा। यानी पर्यावरण का संकट सीधे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी पर असर डालता है।
जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि ये सब ग्रैप 4 प्रतिबंधों को हटाए जाने के महज 48 घंटों के भीतर हुआ। एक मिनट, एक ग्राफ 4 प्रतिबंध हैं क्या? बस एक बार सुनने वालों के लिए साफ कर दें। जरूर। ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अच्छा। ये एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है जिसे हवा के क्वालिटी के हिसाब से लागू किया जाता है। ग्रैप 4 इसका सबसे सख्त लेवल है। इसे तब लागू करते हैं जब हवा बेहद जहरीली हो जाए। इसमें दिल्ली में ट्रकों की एंट्री, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के काम पर पूरी तरह रोक लग जाती है। तो 25 दिसंबर को ये रोक हटाई गई और 27 को हवा फिर जहरीली हो गई। ये हमारी नीतियों के बारे में क्या कहता है? ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती को उजागर करता है। ये दिखाता है कि हमारे उपाय अस्थायी हैं, एक तरह के इमरजेंसी बैंडेड हैं जो समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही हम बैंडेड हटाते हैं, जख्म फिर से दिखने लगता है। बिल्कुल। मौसम विभाग ने भी 30 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में घने कोहरे की चेतावनी दी है। ये साफ है कि ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की एक रीजनल समस्या है। और इसके लिए एक परमानेंट और इंटीग्रेटेड समाधान चाहिए। हाँ, टुकड़ों में काम नहीं चलेगा। और यहीं पर भारत की कहानी का वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। एक तरफ ज़ेप्टो, दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदूषण। और यही भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़ेप्टो जैसी कंपनियां जिस अर्बन इकोनॉमी का हिस्सा है, वही इकोनॉमी दिल्ली जैसे शहरों पर बेहिसाब दबाव डाल रही हैं। मतलब? क्विक कॉमर्स के लिए ज़्यादा गाड़ियां, ज़्यादा वेयरहाउस, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, ये सब उसी ग्रोथ का हिस्सा है जो हवा को जहरीला बना रही हैं। तो ये दो अलग अलग कहानियां नहीं है? नहीं, ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। एक तरक्की का चेहरा है, दूसरा उसकी कीमत। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ही समय में दुनिया के अलग अलग कोनों में संघर्ष और समाधान की कोशिशें चल रही हैं। यूक्रेन में शांति की उम्मीद है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत जटिल है। वहीं थाईलैंड, कंबोडिया में एक क्षेत्रीय सहयोग ने उम्मीद जगाई है। और भारत में ये विरोधाभास और भी ज्यादा साफ है। एक तरफ ज़ेप्टो जैसी कंपनी की असाधारण आर्थिक महत्वाकांक्षा है जो भविष्य की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के आसमान में छाया जहरीला कोहरा है जो हमें विकास की उस कीमत की याद दिलाता है जिसे हम चुका रहे हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। बिल्कुल। आज की ये खबरें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं जो लगातार मोलभाव कर रही है, सिर्फ देशों के बीच ही नहीं बल्कि प्रगति और उसके परिणामों के बीच भी। शांति के लिए, व्यापार के लिए समझौते हो रहे हैं, लेकिन हम अनसुलझे संघर्षों और पर्यावरण की अनदेखी की भारी कीमत भी देख रहे हैं। यह एक निरंतर चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। और ये हमें आज के विचार के लिए एक अहम सवाल पे छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है, समाधान की इस दौड़ में, चाहे वो कूटनीति हो, व्यापार हो या पर्यावरण नीति, क्या हम वास्तव में मूल कारणों का समाधान कर रहे हैं या सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन कर रहे हैं? अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।